बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जिसका इंतजार सभी को था, वो घड़ी आ गई। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, लेकिन नतीजों से पहले, यानी कि जो 14 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पहले भी एक नतीजा आता है और उस नतीजे का नाम राजनीतिक गलियारों में दिया गया है एग्जिट पोल। और उसी एग्जिट पोल को लेकर के द न्यूज पेपर अपने अनुभव के हिसाब से आपके सामने आ गया है, जिसका नाम हमने दिया है महा एग्जिट पोल। क्योंकि द न्यूज पेपर की टीम बीते 3 महीने से, या फिर अगर दिनों के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो लगभग 80 दिनों से ग्राउंड पर थी। मैं खुद ग्राउंड पर जाकर के लगभग मैं और मेरे साथी जो जितेंद्र है, हम दोनों ने मिलकर के लगभग 88 से 90 विधानसभा सीटों को कवर किया और उसी के तर्ज पे हम आपके सामने एग्जिट पोल लेकर के आए हैं कि आखिर हमारे और हमारे साथी जो हमारे साथ न्यूज रूम में काम कर रहे थे, उनके अनुभव के हिसाब से कितनी सीटें किसके खाते में जाने वाली है और हमने जिन सीटों को कवर किया उनके किस प्रकार से नतीजे आएंगे, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए आज के इस एग्जिट पोल की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले मैं उस व्यक्ति की बात करना चाहूंगा जिनका नाम है प्रशांत किशोर। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर स्पॉटलाइट में बहुत ज्यादा रहे, लेकिन आप देखिए समय का करवट कुछ इस प्रकार लिया जाता है कि आज से 3 साल पहले प्रशांत किशोर अलग अलग चैनल्स में एग्जिट पोल्स बांटा करते थे और अपनी पॉलिटिकल ज्ञान के तहत वो बताया करते थे कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीट ले आ पाएगी। लेकिन इस बार राजनीति में वो जा चुके हैं और यही कारण है कि प्रशांत किशोर भी इस बार एग्जिट पोल के घेरे में है। उनकी पार्टी जनसुराज के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जनसुराज, जो कि आप प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे, वो कह रहे थे कि या तो हम अर्श पे रहेंगे और या नहीं तो फर्श पे रहेंगे। और एग्जिट पोल के नतीजे उनके सोच से थोड़ा सा विपरीत कहूं, या फिर थोड़ा सा नहीं, बहुत अधिक विपरीत इस कारण है क्योंकि इस बार उनकी पार्टी अर्श पर नहीं बल्कि फर्श पर नजर आ रही है एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से। क्योंकि हमारी जो टीम के एग्जिट पोल है उसमें हमने बताया है कि लगभग प्रशांत किशोर यानी कि जनसुराज जो उनकी पार्टी है, उसके खाते में मात्र 2 सीटें आती हुई हमें नजर आ रही है। और उसमें भी जो सबसे अहम सीट हमें लगता है कि जो उनके खाते में जा सकती है, वो है मनीष कश्यप की सीट। जहां से मनीष कश्यप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं चनपटिया विधानसभा, वहां पर बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और यही कारण है कि यह सीट कहीं ना कहीं स्लाइटली उनके खाते में आपको जाती हुई नजर आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे एक और पार्टी की जो इस बार भी बिहार चुनाव में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आगे तो बढ़ी थी। वो आगे तो आई थी सीमांचल के मैदानों में और वो उतरी भी सीमांचल के मैदानों में। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन की ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, उसके खाते में हमारी एग्जिट पोल के हिसाब से हमें लगभग 3 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। 3 सीटें AIMIM को, 2 सीटें जनसुराज को। हालांकि AIMIM ने इससे पहले के चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन किया था। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एग्जिट पोल के नतीजे हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। चुनाव के बाद ही असलियत नतीजे पता चलते हैं, लेकिन उससे पहले इन नतीजों पर नजर डालना भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं उनके लिए भी आवश्यक होता है। इसलिए मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूं। अब हम थोड़ा सा यहां पर जाएंगे इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन के साथ इस वक्त कई सारी पार्टियां लड़ रही थी, पूरी की पूरी फौज खड़ी हुई थी। और इस बार तो वोट चोरी का मुद्दा भी उठाने का राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया। बिहार चुनाव में राहुल गांधी लगातार मैदान में उतरने का प्रयास किया। हालांकि बीच में वो विदेश के दौरे पर चले गए, उस पर भी कई सारे संशय की बात हुई कि राहुल गांधी बिहार चुनाव जैसे गंभीर वक्त में कहां गायब है, कांग्रेस को जब उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा कांग्रेस के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस को इस बार हमें लगभग 15 से 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस महागठबंधन में जितनी सीटें उनके खाते में गई हैं, उस हिसाब से 61 सीटों पे कंटेस्ट कर रही है, 61 सीटों पे अपना चुनाव लड़ रही है, 61 सीटों पे उन्होंने अपने विधायक प्रतिनिधि उतारे हैं। लेकिन उसमें से महज 15 से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। तो यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत दुखद भरी खबर हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जितना प्रयास किया बिहार चुनाव में उसके मुकाबले ये सीटें बहुत कम है। तो अब हम बात करेंगे VIP विकासशील इंसान पार्टी की, जिसके नेता प्रतिनिधि हैं मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी को तो इस बार राजद और पूरी की पूरी महागठबंधन ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर बिहार चुनाव उनके हिस्से में आता है, अगर वो बिहार चुनाव जीतते हैं, तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी को बिठाया जाएगा। तो यह मुकेश सहनी जो कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठने की बात चल रही है जिनकी, वो कितनी सीटों पर कंटेस्ट कर रहे हैं और वो कितनी सीटें जीतेंगे, हमारे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं। विकासशील
इंसान पार्टी जो कि 15 सीटों पर इस बार जो है वो अपना चुनाव कंटेस्ट कर रही है, उसके खाते में हमारी टीम के अनुभव के हिसाब से हमें 2 से 5 सीटें मात्र जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल महागठबंधन के ऊपर भी उठता है कि क्या मात्र इतनी सीटों पर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? जो एग्जिट पोल के जो डेटाज हमारे सामने आ रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको अगर बताऊं तो। और उसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 मुख्य पार्टियां आती हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल। ये 3 पार्टियां जो है, ये 3 पार्टियां मिलकर के कुल मिला के 33 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। और इन 33 सीटों में से मात्र आप देखेंगे तो 5 से 10, हमारे डेटा के हिसाब से, हमारे डेटा रीडिंग के हिसाब से मात्र 5 से 10 सीटें सीपीआईएम और सीपीआईएमएल और सीपीआई इन तीनों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और यह सीट मुख्यतः गया के आसपास वाले क्षेत्रों की सीटें हो सकती हैं, क्योंकि वहीं पर थोड़ा बहुत अगर आप वर्चस्व की बात करें तो लेफ्ट पार्टियों को देखने को मिलता है। और उसके बाद महागठबंधन का जो सबसे मुख्य चेहरा है, जो सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में नजर आया है, जिसके लिए सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने की बात हुई, तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल कितने सीटों पे कंटेस्ट करिए इस बार? वो है कुल मिलाकर 143 सीटों पे, 143 सीट्स जहां पर राजद लड़ी है। और उनमें से लगभग अगर मैं बताऊं तो यहां पर राजद का प्रदर्शन पहले से थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि राजद के लिए यह बात भी कही जाती है कि 2015 के बाद के चुनाव से राजद को कहीं ना कहीं जीवन दान मिला है बिहार की राजनीति में। और उस जीवन दान को कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल ने बेहतर तरीके से उस पर काम किया और उसको अपना लिया। तो यही कारण है कि इस बार अगर मैं बात करूं तो 70 से 80 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अगर इन सभी को टोटल किया जाए तो आपके सामने स्क्रीन पर भी ये विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे कि 92 से 115, 92 से 115, 92 से 115 सीटें मात्र अगर आप देखें तो महागठबंधन के खाते में हमारे एग्जिट पोल के तहत जा रही है। तो इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार कम से कम एग्जिट पोल में तो नजर नहीं आ रही है कि वो बिहार की राजनीति में वापसी कर पाएंगे, वहां पर उनकी सरकार बन पाएगी। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सन 2000 से ही कहीं ना कहीं वनवास में नजर आ रही है। और वहां पर उनकी सरकार लौटने में अगर आप देखेंगे तो गठबंधन में ही नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार दोबारा देखने को मिली। अन्यथा अगर हम उनकी बात करें कि वो पूर्णतः सरकार में लास्ट कब आए थे तो वो सन 2000 ही था। और उसके बाद से सत्ता में वापसी राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बहुत मुश्किल चीज हो गई जब से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हैं। और इस बार के भी एग्जिट पोल के नतीजे यही जाहिर कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के खाते में अभी भी इस बार का भी चुनाव 2025 बिहार विधानसभा का भी चुनाव उनके खाते में नहीं जा रहा है और बिहार एक बार फिर से महागठबंधन के हाथ से निकल गया है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार जब महागठबंधन सत्ता में वापसी नहीं कर रही है तो आखिरकार सत्ता में आ कौन रहा है? तो वो नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वापस से बिहार विधानसभा चुनाव को अपने खाते में एटलीस्ट एग्जिट पोल में दिखते हुए यह दिख रहा है कि उनके ही खाते में इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव फिर से जाने वाला है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो जो सीटें इस वक्त एनडीए के, जो पार्टीज एनडीए के साथ में चुनाव लड़ रही हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं जिसकी बात करना चाहूंगा वो है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, HAM हम पार्टी की, जो कि इस वक्त 6 सीटों पर इस बार उन्होंने बिहार चुनाव में कंटेस्ट करा और 6 में से 50% का स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं हमें HAM का देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें 2 से 3 सीटें HAM के खाते में नजर आ रही है हमारे एग्जिट पोल में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं RLM एक और पार्टी जिसको भी बराबरी की सीट जैसे HAM को 6 मिली उसी प्रकार से RLM को भी 6 सीटें ही मिली है। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में इस बार हम 6 में से 3 से 4 यानी कि HAM से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन अगर हम देखें तो HAM से बेहतर प्रदर्शन हमें RLM का देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भी बराबरी की सीटों पर ही कंटेस्ट कर रही है। अपितु उसकी सीट जो है, विनिंग सीट्स जो हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रही है वो 3 से 4 दिख रही है। हालांकि अगर हम HAM की बात करें तो वो 2 से 3 है। अगर मैं अब एक और बड़ी पार्टी जिसकी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक बात हुई, पहले तो यह बताया गया कि चिराग पासवान यानी कि LJP रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान इस बार नाराज है और उन्होंने यह तक कई बार उनके मुख से निकल गया था कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं पहले की ही तरह। अपितु एनडीए अलायंस उनको मनाने में कहीं ना कहीं आगे निकली और उनको मना करके इस बार उनको 29 सीटें दी गई। पॉलिटिकल जानकारों ने यह तक कहा कि 29 सीटें क्या उचित है उनको देना, लेकिन
कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में ये 29 सीटें देना उनको उचित इस कारण भी लग रहा है कि इस बार के चुनाव में उनकी सीट विनिंग रेशियो लगभग 50% आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एलजेपी के खाते में इस बार 10 से 15 सीटें हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रही है। तो एलजेपी, जिस काम से एलजेपी को बिहार भेजा गया था, जिस काम से एलजेपी को 29 सीटें दी गई थी, उस काम को करने में एलजेपी कहीं ना कहीं एक बेहतर राजनीति के तहत दिख रही है। और उन्होंने लगभग अपने, अगर हम देखें हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, तो 10 से 15 विधायक अपने बना लिए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जेडीयू और बीजेपी, जो पहले के चुनावों में अगर आप देखेंगे 2020 का चाहे वो चुनाव हो, तो उसमें जेडीयू और भाजपा बड़ा भाई छोटा भाई बनकर के कंटेस्ट करते थे इलेक्शन। जेडीयू को अधिक सीटें मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलती थी। इस बार दोनों बराबरी के भाई, जुड़वा भाई बनकर के इस बार चुनाव लड़े हैं, यानी कि दोनों के ही खाते में 101 और 101 सीटें नजर आई हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जेडीयू की, जिसके इस वक्त जिस पार्टी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं, उन्हीं की वो पार्टी है। और इस बार नीतीश कुमार ने कई सारी योजनाओं के, मतलब अगर पिटारा अगर हम कहें तो वो खोल करके रख दिया था, खास तौर पे महिला वोट बैंक। क्योंकि मैं खुद बिहार इलेक्शन में घूमा, तो मैं इस अनुभव के साथ आपको एटलीस्ट ये बता सकता हूं कि महिला वोट बैंक नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं बहुत बेहतर साथ देती है। और उन्होंने अब तक महिलाओं के लिए जितने भी पर्क्स निकाले हैं, चाहे मैं उसमें अगर आपको जीविका दीदी को 10,000 रुपए देने की बात हो, और उसके बाद उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की भी बात कही, उसके बाद शराबबंदी का भी जो बात लोग बिहार चुनाव में करते हैं कि शराबबंदी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई है। हालांकि शराबबंदी भी महिलाओं के वोट बैंक के हिसाब से नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बेहतर फैक्टर निकल गया। क्योंकि जब हम ग्राउंड पे घूम रहे थे तो महिलाओं से बातचीत में, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो महिलाओं से बातचीत में मुझे मालूम पड़ा कि कई घर की महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उनके जो पति पहले शराब पीकर के घर आकर के बहुत तहस नहस किया करते थे, वो बोलती है कि अब ये चीजें रुक चुकी है। तो ये चीज नीतीश कुमार को बहुत बेनिफिशियल दिख रही है। पहले के चुनावों में भी अगर आप 2020, 15 या फिर 2010, 2005 के चुनावों तक की बात करें, तो इन सब में तो बेनिफिशियल थी। उसी प्रकार से इस बार के चुनाव में भी महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ दिख रही है। तो 101 सीटों में से एक बहुत बड़ी समस्या की बात यह है कि लोग नीतीश कुमार से बेहतर उम्मीद कर रहे थे। तो हमारे एग्जिट पोल में यह थोड़ा सा हमें संशय दिख रहा है कि 101 सीटों में से मात्र 45 से 55 सीटें नीतीश कुमार के खाते में हमें नजर आ रही हैं। और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड 45 से 55 सीटों पर ही अपनी विजय प्राप्त कर पा रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और 101 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो कि लगभग बराबर भारतीय जनता पार्टी के है, और अब जो सबसे मुख्य पार्टी के तौर पर देखी जा रही। तो अब हम उस पार्टी की बात करेंगे जो इस बार के बिहार चुनाव में सबसे मुख्य पार्टी के तौर पर नजर आ रही थी, जिस पार्टी को नीचे पीछे खींचने के लिए आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर पूरा विपक्ष लगने को तैयार हो गया था। उस पार्टी का क्या प्रदर्शन है? मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, जो खुद भी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, जुड़वा भाई बनकर के चुनाव लड़ी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं एनडीए अलायंस की बात करूं, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारे संशय खड़े किए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी को ही ये सारे सीट शेयरिंग के मुद्दे भी संभालने हैं, तो वो भी बीजेपी बेहतर तरीके से संभाल पाई। और अगर मैं बात करूं कि इलेक्शन भी संभालना है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, जब मैं ग्राउंड पे घूम रहा था तो मैं कई जितने भी विधानसभाओं में गया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं बोलबाला दिखा। हालांकि इस बार की टक्कर भाजपा और राजद के बीच में मुख्यतः मुझे नजर आ रही है। तो अब मैं बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीट जा रही है। तो सीट का नंबर है 101 में से 75 से 80 के आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, जो कि अपने आप में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि जैसे कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से उसके ऊपर कहीं ना कहीं हार्म हो गया था, कई सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का वादा कर रही थी वो नहीं कर पाई थी, वो इस बार के बिहार चुनाव में लोग कह रहे थे, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना था कि वो इफेक्ट इस बार के बिहार चुनाव में भी दिखेगा। हालांकि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से वो इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है, और उसके पीछे का कारण है नरेंद्र मोदी, चाहे अमित शाह, चाहे योगी आदित्यनाथ, यादव वोट बैंक को साधने के लिए मोहन यादव का ग्राउंड पे उतरना, उसके बाद कई भोजपुरी कलाकारों का वहां पर, भोजपुरी सांसदों का वहां पर आकर के उतर करके प्रचार करना, स्टार प्रचारकों की लगातार अंतिम दिनों में जो आप रैली देखेंगे, रोड शो देखेंगे, वो लगातार हुई। और प्रधानमंत्री का जो पटना में रोड शो हुआ, उसने भी कई हद तक बिहार इलेक्शन को कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश की, अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, और वो कब्जा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया। और यही कारण है कि हमारे एग्जिट पोल में
बीजेपी को 75 से 80 सीट, हम जिस नतीजे तक हमारी टीम पहुंची वो 75 से 80 सीटें हैं। और अगर मैं बात करूं तो पहले भी अगर आप 2020 का भी जो हम विधानसभा चुनाव देखे, वो भी इतनी ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता में रहने की जो ललक भाजपा की थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। और हमारे एग्जिट पोल के नतीजे अंतिम तौर पर कुछ इस प्रकार से पहुंचते हैं कि अगर मैं इन सबका सब टोटल करूं, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम और एचएएम, तो ये सारी पार्टियां मिलकर के लगभग हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 135 से 157 सीटें जीत रही हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको बात करूं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, तो नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरएलएम, एचएएम, एलजेपी, इन सभी की सरकार, माने की एनडीए की सरकार हम सभी को बनती हुई नजर आ रही है। यह हमारे एग्जिट पोल के अनुमान आपके सामने थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बिहार विधानसभा चुनाव में घूमा तो मुझे जो दो मुख्य पार्टियां लगी इस बार, जो लोग कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड का एक बहुत बड़ा कमबैक हो सकता है, कमबैक हुआ। नीतीश कुमार क्या अब भी सत्ता में बने रहेंगे, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और नीतीश कुमार का ही मुख्य फेस बनाकर के बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन राजद का और भारतीय जनता पार्टी का बराबरी का टक्कर दिख रहा है। और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर थी। और वो इस बार के चुनाव में दिखा कि किस प्रकार से दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस बिहार चुनाव को जीतने के लिए। बिहार में अपनी सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रधानमंत्री ने हर एक संभव कोशिश की, हर रैली, हर रोड शो, जिन इलाकों में आज तक कोई प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के समय में पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर प्रधानमंत्री की रैली हुई जहां पर लोग नहीं पहुंच रहे थे। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए भी वहां नहीं जाता था। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आया है। और अगर मैं बात करूं बाकी चीजों की, तो मुझे जब भी मैं लोगों से सवाल करता था कि क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या मोदी मैजिक इस बार के बिहार चुनाव में कारगर होगा, तो लोग एक बार में इस बात का उत्तर कुछ इस प्रकार से देते थे कि जी हां, मोदी मैजिक इस बार बिहार चुनाव में कारगर होगा। मोहन यादव की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने मुख्यतः मोहन यादव की भी रैलियां कवर करी, तो मुझे सीट्स पर नजर आया कि मोहन यादव का भी इंपैक्ट जो है वो काफी हद तक यादव वोट बैंक में देखने को मिला। और अगर बात योगी आदित्यनाथ की जाए, तो योगी आदित्यनाथ का भी प्रभाव बिहार चुनाव में कोई इंकार नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा बिहार चुनाव में आगे आकर के सीता माता यानी कि मिथिलांचल और राम जी अयोध्या, इन दोनों के रिश्ते की बात की। और वो रिश्ता कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की ये भाषण, ये रोड शो और ये जितने भी जनता के बीच जाने का काम योगी आदित्यनाथ करते थे, वो भी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में काफी हद तक बेहतर तरीके से उनके खाते में नजर आया। और अगर मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात करूं, तो राष्ट्रीय जनता दल से जो तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से बेहतर तरीके से चुनावी मैदान में उतर करके एक एक दिन में उनके आप देखेंगे तो 10-10 रैलियां, 10-10 रोड शो आपको देखने को मिलते थे। तो तेजस्वी यादव भी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एग्रेसिवली उतरे। और ये उनके लिए, उनकी और उनके पार्टी के लिए कम से कम ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नजर आता है। बाकी पार्टी अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो थोड़ा सा वीक नजर होती हुई आई है। बाकी आप हमारे इस एग्जिट पोल से कितने सहमत है, कितने नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी प्रकार से अलग अलग चुनावों को देखने के लिए, अलग अलग खबरों को देखने के लिए, जनता के मन की बात सुनने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। और अब दीजिए हमें इजाजत। आपको हमारी बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज कैसी लगी, लगातार ग्राउंड पे हमारा उतरना कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, एक बार फिर से जय बिहार।